अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बात करेंगे आज जरा बड़ी मकबूल खेल है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले पूरी दुनिया में खेली जाती है, लेकिन इसको अगर प्रोफेशनली अडॉप्ट करें कराटे को तो बड़ी डिफरेंट पैराए में खेलने वाली गेम है। पाकिस्तान इसमें काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाड़ी जुडोको हो, कराटे हो, इसमें मार्शल आर्ट्स हो, MMA हो, वुशो हो, कुछ भी इसकी फॉर्म हो मार्शल आर्ट्स की, उसमें पाकिस्तान के फाइटर्स दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहे हैं। इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ अरसे में इस्लामाबाद एसोसिएशन को लेकर, जो कराटे एसोसिएशन है, उसको लेकर बड़ा मुश्किल दौर रहा। दो धड़े बन गए, दो धड़ों ने एक ही गेम में शिरकत की और फिर एक के खिलाड़ी गए, दूसरे नहीं गए। वो मामला अल्लाह अल्लाह करके निपटे और फिर एक प्रॉपर तरीके से इलेक्शन हुए, उसका रिजल्ट आया, फिर कराटे एसोसिएशन फाल हुई और इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन बहुत ज़्यादा काम कर रही है ग्रास रूट लेवल पर। अभी हालिया इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन ने ट्रायल्स मुनक्किद किए हैं और इन ट्रायल्स में बड़ी स्ट्रेंथ थी, यानी बड़ी तादाद में कराटे के चाहने वाले या कराटे से मुंसलिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 35वें नेशनल गेम्स के लिए गर्ल्स की टीम को मुकम्मल तैयारी मिल गई है, उन्होंने जाके भी खेलना है। बॉयज़ हैं, उनके अपने ट्रायल्स हुए और इस ट्रायल पर भी बात करूंगा। ओवरऑल कराटे की खेल पर भी बात करेंगे, इसके स्टैंडर्ड पे बात करेंगे, पाकिस्तान में इसका मयार कैसा है, इंटरनेशनली कितने एडवांस मेथड के साथ इस पर काम हो रहा है, कौन कौन से इसके अंदर बेल्ट्स हैं जिसके अंदर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कराटे को जूडो से अलग कैसे देखें, मार्शल आर्ट्स की कौन सी फॉर्म में देखें, इंटरनेशनली अगर एडवांस मेथड्स पे इसकी कोचिंग टेक्निक्स को देखें तो पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे यहाँ इसको फिजिकल एक्टिविटी के तौर पर लाजमी लेना चाहिए, बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है, दुनिया भर में इसको फिजिकल एक्टिविटी लिया जाता है। फिर जब इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट करते हैं बच्चे तो वहां पर थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, चूंकि ये एक प्रोफेशनलिज्म का तकाजा होता है। फिर आपने बैनुल अक़वामी या नेशनल लेवल पे फाइट्स खेलनी होती है, इसका नेशनल डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्या है, इस पर भी बात करूंगा। पाकिस्तान कराटे फेडरेशन का क्या किरदार है, किस तरह से एसोसिएशंस को अपने साथ लेके चल रही है, नेशनल लेवल पे कितने साल में इवेंट्स होते हैं, मैं बहुत सारी डिटेल आज इन पे बात करूंगा, कोचिंग से लेकर खेलों का मयार और फिर डिपार्टमेंटल गेम्स, उसमें कराटे की अहमियत और क्या कराटे वहाँ पर मौजूद होते हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे। आज बड़ी अहम शख्सियात हमें ज्वाइन कर रही हैं। एक तो प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन के अदील अहमद साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरा हमारे साथ एक बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी जो कि अभी कराटे चैम्पियन भी हैं, नेशनल लेवल पर भी कॉम्पीट कर रहे हैं। अभी कराटे इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन ने जो ट्रायल्स मुनक्किद किए उसमें भी इनकी सिलेक्शन हुई। अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं और हम बड़ी डिटेल आज इन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम सलाम। और अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच जी, आपने भी हमें ज्वाइन किया। थोड़ी देर में जनरल सेक्रेटरी अदनान असलम साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। अदील भाई, ट्रायल हुए कराटे एसोसिएशन के, इससे पहले थोड़ा सा चाहूँगा क्लैरिटी भी लोग सुनने वालों के लिए आए। धड़ेबंदी का शिकार हो गई थी इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन, अल्लाह का शुक्र है कि सारा मामला एक तरफ हुआ, लोगों को सही गलत की पहचान हुई, आपकी सपोर्ट में बोर्ड भी सामने आया, बाकी भी चीज़ें हुई, आप लोग एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, बच्चों की तैयारी भी करवाते हैं, ज़रा उसके हवाले से बताइएगा। वो मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया? जी, बेसिकली तो वो मामला था ही नहीं, जो कि इस्लामाबाद स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से थोड़ा इशू था कि उन्होंने उनको रजिस्टर कर लिया। अदरवाइज पाकिस्तान ओलंपिक में और इस्लामाबाद ओलंपिक में और पाकिस्तान कराटे फेडरेशन में हमारी फेडरेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी और उनके साथ एफिलिएशन है हमारी, ठीक है। जितने भी नेशनल इवेंट्स होते हैं सारे हम ही इस्लामाबाद की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वही कर रही है। इस्लामाबाद में थोड़ा सा इशू वो भी सॉल्व हो गया, कोई इशू नहीं। चलें, ये तो अच्छा है। मतलब अब्दुल्ला, अभी कराटे के ट्रायल्स हुए जी, आपके साथ कितनी और स्ट्रेंथ आपने देखी? PWD में बड़े ज़बरदस्त ट्रायल्स हुए आपकी एकेडमी में, ये बताएं कितनी स्ट्रेंथ थी, कितने बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया ट्रायल्स में? काफ़ी लड़कों ने और लड़कियों ने हिस्सा लिया इसमें। पूरे इस्लामाबाद के जितने भी क्लब थे उन्होंने हिस्सा लिया और उन सब के ट्रायल हुए और फाइनल टीम हो गई है इस्लामाबाद। अच्छा, बॉयज़ भी फाइनल हो गए? जी, फाइनल हो गए हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अदील भाई, ये बताएं ज़रा, ट्रायल्स जिन बुनियादों पर होते हैं, किन बुनियादों पर होते हैं, एक तो ये बताइएगा। ट्रायल्स का मयार क्या होता है? आप लोगों ने साल में कितनी दफ़ा ट्रायल्स लेते हैं, ताकि लोगों को, सुनने वालों को भी पता हो कि कराटे एसोसिएशन इस तरह से अपना काम कर रही है? देखिए, बेसिकली तो इवेंट्स पूरा साल चलते रहते हैं इस्लामाबाद कराटे के, ठीक है। नेशनल के अलावा भी हम इंडिविजुअली अपने तौर पे बच्चों के इवेंट्स देते हैं। बच्चे उसमें से तैयार होकर जो नजर आता है कि बच्चा वाकई ये बच्चा नेशनल खेलने के काबिल है, उनको शॉर्ट लिस्ट करके फिर उनके ट्रायल्स कराते हैं, आपस में मुकाबले कराते हैं। उनके वेट प्राइस कैटेगरी होती है,
ठीक है, हर बच्चे जितने भी उस वेट में बच्चे होंगे वो आपको कम्पीट करके तो फिर आगे सिलेक्शन होती है। अभी जो टीम सेलेक्ट हुई है बॉयज एंड गर्ल की, ये सब ने अपने अपने वेट्स में वो वेट जीते हैं तो बच्चे आगे हैं। हाँ जाहिर है वेट होते हैं। और फिर अच्छा ये बताएं अहमद, किस वेट में आप खेलते हैं? मैं -67 में। ओके, तो अपने वेट को कंट्रोल करते हैं? पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह ये खाते हैं या इससे बचते हैं? नहीं, हम जंक फूड को अवॉइड करते हैं। अवॉइड करते हैं? जी। यार बड़ी कम एज में आप इतना ज़बरदस्त काम करें। एजुकेशन भी चल रही है अहमद? जी चल रही है। क्या करते हैं? लॉ का हूँ। जबरदस्त, आप लॉ स्टूडेंट हैं जी। और साथ ही साथ कराटे। कैसे कराटे की शुरुआत प्रोफेशनली आने का कैसे शौक हुआ? चलो फिटनेस के लिए तो बहुत से लोग करते हैं, वालिदैन कहते हैं कर लें, लेकिन अब आप चूंकि एक एसोसिएशन के साथ मुंसलिक हैं, ट्रायल्स का भी हिस्सा हो गए, तो शुरुआत कैसे हुई, कैसे शौक हुआ? शुरू से शौक था मुझे टफ ट्रेनिंग करने का। SSG कमांडो से काफ़ी इंस्पायर था मैं, तो उनकी टफ ट्रेनिंग की वजह से मैं कराटे में आया हूँ 3 साल पहले, और अब मैं माशाल्लाह से ब्राउन बेल्ट हूँ। आपका शौक है SSG कमांडो बनने का था? जी। जबरदस्त। तो सोचा नहीं फिर आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का? जी इंशाल्लाह फ्यूचर में। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा अदील साहब, एक चीज जरा बताइएगा कि कराटे एसोसिएशन के तौर पे फेडरेशन के साथ, एसोसिएशन और फेडरेशन, इसका कितना मजबूत ताल्लुक है? जरा सुनने वालों को भी पता चले, हमें भी पता चले। जो मरकजी तंजीम है आपकी पाकिस्तान कराटे फेडरेशन, जी जी, इसका और कराटे एसोसिएशन इस्लामाबाद का कैसा ताल्लुक है? देखिए, इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन का PKF से 25 साल पुराना ताल्लुक है, जिससे हम उनसे हैं। वो हमारे साथ हर तरह का ताउन करते हैं, हम सारे इवेंट्स खेलते हैं। फेडरेशन जो है हमें सपोर्ट करती है, हमारे खिलाड़ियों को आगे आने में मदद हेल्प करती है। अच्छा मैं चाहूंगा अदील ये जरा एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आते हैं तो इस पर बड़ी डिटेल बात भी करते हैं। पाकिस्तान कराटे फेडरेशन भी और इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन या बाकी एसोसिएशन किस तरह से काम करती हैं एक एम्ब्रेला के नीचे, और जब स्पॉन्सरशिप और दीगर मामलात आते हैं तो फेडरेशन जो मरकजी फेडरेशन है वो कैसे हेल्प आउट करती है? ब्रेक के बाद इस पर बात करें। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, जरा डिटेल बातचीत करेंगे। जिन पॉइंटर्स पे मैंने कहा था हम जरा बात करेंगे। दूसरा, कराटे एसोसिएशन इस्लामाबाद के ट्रायल्स को लेकर बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो शख्सियत बड़ी मुतारिक होती हैं और ट्रायल्स ये भी हमने देखा भी, और प्रेसिडेंट तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, जनरल सेक्रेटरी अदनान असलम साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया अदनान भाई, इन दोनों रात से तो बातचीत चल ही रही है, आपने ज्वाइन कर लिया। अदनान भाई, कराटे एसोसिएशन की मैं बात कर रहा था, पहले जरा हम एक अम्ब्रेला और उसके नीचे एसोसिएशन, उसके कैरेक्टर को समझना था, लेकिन चले अब आप आए तो पहले मैं जरा ट्रायल्स पे पहले बात करूं। इस ट्रायल्स की जरा अफादियत बताएं, कितनी स्ट्रेंथ थी? लड़कों लड़कियों की दोनों टीमें मुकम्मल हो गई ये 35वें नेशनल गेम के लिए? जी, सबसे पहले तो असलान साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर दोबारा हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। और आप माशाल्लाह इसमें बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर आप फोकस करते हैं, तो साथ साथ आपका कराटे भी फोकस रहता है। और इसमें चूँकि आप स्पेशली इसमें डिस्कस करना चाह रहे हैं, चूँकि जो ट्रायल्स अभी रिसेंटली हमने कंडक्ट किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इस्लामाबाद से जितने भी हमारे रजिस्टर्ड क्लब थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स की हमने टीम को सेलेक्ट करना था, जो कि अपकमिंग इवेंट आ रहा है नेशनल गेम्स, 35th नेशनल गेम्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए तमाम क्लब से, और इसमें हमारे पास चूँकि दोनों कैटेगरीज थी, और इसमें हमारे पास जो इस्लामाबाद ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और जो ट्रेनर हैं वो भी एज ऑब्जर्वर आए हुए थे, तो उनके सामने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ट्रायल्स हुए, और बड़ा हमने मेरिट के ऊपर जो है ना तमाम प्लेयर्स को, चाहे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, उनको लिया, और टीम को अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा अदनान भाई, स्ट्रेंथ अगर मैं पूछूं, कितनी स्ट्रेंथ रही इस आपके ट्रायल्स में लड़कों लड़कियों की मिला? इस पे आपको पता है तकरीबन मोर देन 100 के करीब तो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना। उसमें आप फिर आपने बॉयज़ लादा है, गर्ल्स लादा है, फिर चूँकि डिफरेंट वेट कैटेगरीज होती हैं, तो डिफरेंट कैटेगरीज के अलग-अलग फाइट्स होती हैं, उसकी अलग-अलग सिलेक्शन होती है। कितने सिलेक्शन हुई है दोनों में? अगर कितने लोग सिलेक्ट हुए गर्ल्स और बॉयज? सर आप देखिए, हमारे पास जो गर्ल्स की जो वेट कैटेगरी थी वो -45 टू +65 तक था, वो 6 वेट्स होते हैं उसमें। बॉयज़ में हमारे पास 7 वेट्स होते हैं, उनके 6 ज़्यादा वेट हुए। फिर से हमारे पास कातास के इवेंट होता है, इंडिविजुअल काता, टीम काता, उसकी भी सिलेक्शन करनी पड़ती है। तो ऑल टुगेदर आप देखें तो हमारे पास ये जो कैटेगरी आती है, जो हमें इस वक्त जो टीम बनानी होती है, इनके उसमें 12 गर्ल्स होती हैं और 13 जो बॉयज़ होते हैं, जबरदस्त, उसकी टीम हमें बनानी होती है यहाँ पे। 12 गर्ल्स और 30। अच्छा, ये आपने 35वें नेशनल गेम की तैयारियां शुरू कर दी हैं? जी जी। और इसके लिए ट्रायल हुए। अच्छा आदिल साहब, जरा बतौर प्रेसिडेंट आपसे जो बात शुरू हुई थी, मैं चाहूंगा कि जरा हमें बताएं कि कराटे फेडरेशन और एसोसिएशन, चाहे इस्लामाबाद हो चाहे लाहौर हो, जो भी हो, कराटे फेडरेशन जो मरकजी है वो कितना सपोर्ट करती है, किस किस मद में एसोसिएशन को सपोर्ट करती है, और एसोसिएशन का किरदार टुवर्ड्स फेडरेशन क्या है?
देखें, बेसिक जो सपोर्ट है वो यही है कि जो हमें इवेंट्स खेलने को मिलते हैं, ठीक है, वो हमें इवेंट्स देते हैं। नेशनल इवेंट होता है, करियाजम गेम्स होती हैं, ठीक है, हम अपने खिलाड़ी वहाँ पे भेजते हैं। मोस्टली तो उनका यही है। बाकी जो स्पॉन्सर वगैरह होते हैं वो बेसिकली जो लोकल इवेंट्स हैं वो हम खुद करते हैं अरेंज, इस्लामाबाद वगैरह एसोसिएशन। और जो नेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें कुछ काफी हद तक हमें फेडरेशन सपोर्ट करती है, फाइनेंशियली भी। फाइनेंशियली भी करती है अदील साहब? जी, अभी क्योंकि देखें ना, ये जो होने लगा है नेशनल गेम्स, इसमें भी वो कुछ जो स्क्वाड जाएगा उसको ट्रैक सूट दे देते हैं, कुछ बच्चों को समझ लें अकोमोडेट कर देते हैं, बाकी 50% हो ही जाता है। अच्छा ठीक है, चलिए ये अच्छा है कि आपकी जो मरकजी फेडरेशन है वो कम से कम फाल भी है, एसोसिएशंस के साथ अटैच भी है। अच्छा, ये जो आपके अदील भाई, इससे पहले कि आगे बढ़ के हम बाकी बात करें, जब इलेक्शंस होते हैं तो फेडरेशन उसमें कितना नजर रखती है, उसकी मॉनिटरिंग कितनी रखती है, और फिर इलेक्शंस का पूरा प्रोसीजर जो है कितना शफाफ होता है, इसको किस तरह मेक श्योर किया जाता है? इलेक्शन का जो प्रोसीजर है इसी तरह होता है कि जिस तरह भी जनरल सेक्रेटरी अदनान साहब हैं, जब इलेक्शन अनाउंस होंगे तो इन्होंने एक डेट अनाउंस कर देनी है, और पाकिस्तान फेडरेशन, कराटे फेडरेशन को, पाकिस्तान ओलंपिक को, इस्लामाबाद स्पोर्ट्स बोर्ड को, इस्लामाबाद ओलंपिक को ये मेल करेंगे कि वो अपने नुमाइंदे एज ए ऑब्जर्वर भेजें। और जितने भी एक्टिव क्लब्स हैं उन सब की जो पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से रजिस्टर्ड क्लब हैं उन सबको भी मेल जाती है, वो सारे नुमाइंदे आते हैं, और वोटिंग साफ शफाफ होती है, बिल्कुल सामने हाथ खड़ा करके आपने वोट करना होता है, कोई वो है सीक्रेट वोटिंग तो है नहीं, तो जो भी सिलेक्ट होता है वो सामने, उसके सामने इलेक्ट होता है। ठीक, ये तो अच्छी चीज है। दान भी थोड़ा सा इसकी डिटेल हमें बताएं, चूंकि ये बड़ा भी मसला बना रहा। पिछले दिनों मैं आपके साथ भी और दूसरे ग्रुप के साथ भी शो किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मामला सेटल हो गया, पता लग गया फेडरेशन भी किसको सपोर्ट कर रही है, बाकी जो बॉडीज हैं, इलेक्टेड बॉडीज हैं, वो किसको सपोर्ट कर रही हैं। तो आप लोग इसीलिए अब काम भी कर रहे हैं। जरा हमें बताएं कितना शफाफ प्रोसीजर होता है इलेक्शन का, और इलेक्शन के तरीका कार में मरकजी क़यादत जो है आपकी, खासतौर पर फेडरेशन के अहदेदारान, उनका क्या रोल होता है? देखिए जी, इसमें तो बड़ा हम बेसिकली ये डिपेंड करता है, जिस तरह अब हम इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन से हैं, अब इसमें हमने अगर इलेक्शंस करवाने हैं तो डेफिनेटली इसमें एज अ जनरल सेक्रेटरी अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो भी मेरे से एसोसिएटेड जितनी भी यहाँ पे लाइक एसोसिएशंस हैं, लाइक इस्लामाबाद स्पोर्ट्स बोर्ड है या इस्लामाबाद ओलंपिक है और पाकिस्तान कराटे, इनको हमने एक लेटर लिखना होता है और उनको बड़ा क्लियर कट बताना होता है कि हम इस डेट को, ये वेन्यू है, हम प्रोग्राम करवा रहे हैं, इलेक्शन जो है, आप अपने ऑब्जर्वर भेजें। तो ऑब्जर्वर मौजूद होते हैं। अगर किसी की नीयत में कुछ ऐसा वैसा हो तो फिर वो ऑब्जर्वर्स को बुलवाते ही नहीं है कि अगर म्यूचुअली कुछ करना है, ठीक है, तो वो फिर आपको पता है चीज़ें वैसे फेयर नहीं होती। अगर आपके ऑब्जर्वर मौजूद हैं, आपके पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से भी एक नुमाइंदा कोई भी आ सकता है, कोई भी वो भी मौजूद होगा, इस्लामाबाद एसोसिएशन होगी या स्पोर्ट्स बोर्ड होगा, उस पर फिर इलेक्शन होंगे, वो भी ओपन होंगे, उसमें फिर जो काम करने वाला है कोई भी हिस्सा ले सकता है। उस पर यह नहीं कि कोई खास है, कोई भी कहे जी कि मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी आना चाहता हूँ, मैं प्रेसिडेंट आना चाहता हूँ, तो ये चीज़ें देखी जाती है। फिर उसकी वर्किंग भी देखी जाती है कि वो कितना है भी कराटे के ऊपर, कितनी उसकी एक्सपर्टीज़ है, कितनी वो मेहनत कर रहा है, या इस काबिल है भी कि नहीं कि सीट पे आ सके। सही बात है, तब जाके वो फिर सिलेक्शन होती है। अच्छा, ये स्क्रूटनी वगैरह देखी जाती है? जी डेफिनेटली, इसको मेक श्योर करते हैं डेफिनेटली, क्योंकि देखिए जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट आप कोई ऐसे बंदे को लेके आ जाए जो उस ओहदे के काबिल ना हो, उस एसोसिएशन को चला ना सके, तो कभी भी जो नेशनल फेडरेशन है वो भी कभी नहीं चाहिए कि हम ऐसा बंदा लेके आए जो नीचे काम ही ना कर सके, क्योंकि सूबे के लेवल पे काम करना होता है आपने। हाँ, क्योंकि आगे फिर बड़े मामलात हैं, टफ हैं, नेशनल गेम्स होनी है, उसकी टीम की तैयारियां हैं, अगर समझबूझ नहीं होगी तो प्लेस की सिलेक्शन में बड़ा मसला होगा। पिछली दफ़ा भी इस पर कई सवालात खड़े हुए, वो तो हमें पता है, वो बड़े मामलात रहे, लेकिन चले अल्लाह का शुक्र है इससे निकल के मामलात ठीक हुए। अहमद, ये बताएं कौन सी बेल्ट है आपके पास? ब्राउन बेल्ट। ब्राउन बेल्ट है, और ब्राउन बेल्ट तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी बेल्ट आपने पास की और कितने प्लेयर्स को हराया? जी, काफ़ी प्लेयर्स को हराया भी है, और वाइट बेल्ट थी पहले, उसके बाद में येलो आई, उसके बाद ऑरेंज, गैंग ग्रीन, ब्लू एंड गैंग फाइनली ब्राउन आ गई है, फर्स्ट क्यू, ब्राउन फर्स्ट क्यू। ओह गुड। फिर क्या इसमें क्या होता है आगे, इससे आगे क्या ब्लैक बेल्ट है? जी, इससे आगे ब्लैक बेल्ट है। ओके, और ब्लैक बेल्ट के लिए तो मैंने सुना है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी तगदो होती है, ब्लैक बेल्ट तो बड़े मास्टर्स होते हैं। जी, ऐसे ही है। तो ये बताएं अदनान, अहमद सॉरी, कि अब आपका आगे आप क्या देख रहे हैं बतौर प्रोफेशन? इसको अडॉप्ट कर लिया है, आप अभी एसोसिएशन का भी हिस्सा हैं, क्या देख रहे हैं आगे? इसको कंटिन्यू करना है आपने इस गेम को? जी इंशाल्लाह,
पाकिस्तान लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ज़बरदस्त। अदनान भाई, क्या स्ट्रेंथ है आपके इस प्लेयर की, अहमद की? कैसा प्लेयर है? सर जी माशाल्लाह अहमद जो है ना इस वक्त माशाल्लाह वर्सटाइल है। वर्सटाइल इस सेंस में कि इसने अभी शायद बताया कि अभी ये अहमद इस वक्त जो अपकमिंग नेशनल गेम्स आ रही हैं उसमें अपने इंडिविजुअल वेट में भी जा रहा है और साथ साथ ये काता जो इवेंट होता है आपसे लास्ट टाइम जी अभी इन्होंने थोड़ा बताया, तो मैं इसको इंडिविजुअल डिटेल काता बात में भी करूंगा। ये इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट कर रहा है और अपना मास्टर लेवल का वहाँ पे ये काता करेगा वहाँ पे, और साथ साथ हमने इसको ग्रुप काता में भी डाला हुआ है। अच्छा, इंडिविजुअल अलग, ग्रुप हाँ, काता? क्योंकि थोड़े हमारे पास असल में जैसा पहले बताया बजट की वजह से हम ज़्यादा प्लेयर्स नहीं ले जा पाते। हाँ। तो हमने कोशिश करनी होती है कि जो सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं उन्हीं के बीच में जो बेस्ट प्लेयर्स हैं डेफिनेटली। अच्छा, इसमें जरा मैं चाहूंगा अदील साहब, ये जो काता का जिक्र हो रहा है, मैं खुद चूंकि विटनेस किया एक जगह था, बड़ी माजरत कहना तो नहीं चाहिए, बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के प्लेयर्स जो हैं वो सिंक नहीं थे काता करने में। लास्ट टाइम मैंने गेम्स में देखा खुद जाके, तो कितनी मेहनत इस काम पर होती है और कितना मॉनिटरिंग की जाती है कि आपका काता जो है एक तो खूबसूरत लगे दिखने में, दूसरा उसके स्टेप्स मुकम्मल हो, प्रॉपर हो, और वो सिंक हो सारे, अगर ग्रुप काता कर रहे हो तो। काता में देखें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है जो आपका काता कोच है। ये काता मतलब है ख्याली फाइट। आपने एक माइंड सेट रखना है कि मैं फाइट कर रहा हूँ ख्याली, तो आपकी टीम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जो आपका कोच है वही अगर प्रोफेशनल है, क्वालिफाइड है, तो वो आपको कर सकता है। बच्चे तो अपने तौर पर मेहनत करते ही हैं, जितना उनको सिखाया जाता है वो मेहनत करते हैं। एक अच्छा कोच होगा वो अपनी टीम को साथ लेके चलेगा, वो बच्चों को सिखाएगा और बच्चे परफॉर्म करेंगे। कितना टाइम इस पर लगाया जाता है अदनान भाई काते के लिए, खास तौर पे ग्रुप काता की बात करें, इंडिविजुअल पे अलग बात करें? सर जी देखिए इसमें ना ग्रुप काता में चूंकि जारी बात है जब आप नेशनल इवेंट पे जा रहे होते हैं तो आपको कम से कम प्लेयर्स भी सीनियर्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप जूनियर काता करें तो आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने जी। थोड़ी सी एक शिकायत की थी, तो आपने बताया था कि बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ हाँ जी। कि कुछ प्लेयर्स हैं उनके साथ वो काता सिंक नहीं हो रहा था। आपने खुद, हमने वीडियो भी जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही वो कायद-ए-आज़म गेम्स की गलबा जी, बात कर रहे जी, हैं। जी, बिल्कुल। क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब आपने ये देखना है कि आप एक नेशनल लेवल के इवेंट के लिए टीम को तैयार कर रहे हैं, सबसे पहले आप सीनियर्स प्लेयर को, आप जो टैलेंटेड हैं वो उनको आप लें, फिर जब उनके ऊपर आपने, और वो भी हर प्लेयर ऐसा हो जिसको इंडिविजुअल काते की अच्छी, जिसकी कैपेसिटी स्ट्रेंथ हो, फिर आपने उसको टीम काता में, देखिए टीम 3 लोग काता कर रहे हैं, उनकी टाइमिंग, उनकी मतलब हर चीज़ मैच होनी चाहिए, इवन एथलेटिक पावर तक, क्योंकि टेक्निक्स की अपने एक नंबर्स हैं, एथलेटिक पावर्स के अपने नंबर्स हैं। तो हमने दोनों चीज़ों पे काम करना है। केमिस्ट्री मैच होनी चाहिए, उनकी फेस इंप्रेशन, उनका बैलेंस, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी स्पीड सर। तो ये बहुत मुश्किल है, मतलब फ़ाइट की ट्रेनिंग एक अलहदा है, काता ट्रेनिंग इट्सल्फ एक अलहदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके ऊपर दोनों चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, अहमद के ऊपर, और बाकी भी जो हमारी टीम है इस वक्त इस्लामाबाद की जो टीम में बाकी 2 प्लेयर्स पे माशाल्लाह वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारा ग्रुप काता है, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको एक वाज़ेह फर्क आपकी नजर मेहनत आएगा। की एक चीज बहुत मुझे अच्छी लगती है, आपके बच्चों ने अब डिपार्टमेंट भी ज्वाइन किया, अभी रिसेंटली बड़ी अच्छी आपकी प्लेयर है, और वो नो डाउट वो बहुत अच्छी प्लेयर है, फिर उन्हें डिपार्टमेंट मिल गया, बहुत बड़ी बात है। फिर देखिए उन्हीं की फैमिली में से लोग कितना ट्रस्ट करके आप पर, उन्हीं की फैमिली के ने भी स्टार्ट किया और भी बच्चे आए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अदनान भाई। फिर Exactly. ज़रा इस पर मैं डिटेल बात करूंगा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को लेके। आज आप 2 हज़रात यहाँ मौजूद हैं, तो हम ज़रा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे बात करेंगे कि इसमें कितनी और ज़रूरत है नेशनली इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर कम इवेंट्स हैं, अगर इवेंट्स ओके हैं, तो हमें उसका स्टैंडर्ड ज़रा पता करना होगा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कितना है। फिर सिटी रिलेटेड जो क्लब्स हैं वो आपस में कितना इंटरकनेक्ट रहते हैं, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अहमद, कभी दूसरे क्लब ज़ाहिर है, आप अब ब्राउन बैंड पे आए, तो दूसरे क्लब के साथ फाइट शाइट हुई, कितनी बार हुई, कितनी फाइट्स लड़ चुके हैं आप? जी मैं माशाल्लाह काफ़ी फाइट्स हो की, हमारी इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन फाइट ऑर्गेनाइज करवा की है। ट्विन सिटी चैम्पियनशिप भी होती है हमारी काफ़ी, उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल लिया हुआ है, और इसके बाद मैं नेशनल में अब जा रहा हूँ। वाह वाह, अच्छा नेशनल गेम का लेवल भी थोड़ा चेंज और बड़ा होगा। ट्विन सिटी पर भी हम जरा बात करेंगे, और ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जिसका जिक्र कर रहा हूँ, एक ब्रेक के बाद इन सारी चीजों पर बात करते हैं, फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा, ये जो ट्विन सिटी का आपने जिक्र किया अहमद, जरा बताएं मुझे कैसा स्टैंडर्ड था, प्लेयर्स कितने अच्छे थे और कितनी तैयारी थी उन प्लेयर्स की, फिर उनके फुटवर्क, हैंड फुट कोऑर्डिनेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आपका स्टेमिना, आप दूसरे को कितना जज करते हो, उसको कितना रीड कर लेते हो फाइट के दौरान, ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं? जी सर, काफ़ी अच्छे क्लब से अच्छे प्लेयर आए हुए थे, इस्लामाबाद के सारे क्लब से अच्छे प्लेयर आए हुए थे, और हमें भी सारे ने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग करवाई हुई थी। इंटरनेशनल लेवल पे सब सिखाया हुआ था, सारी टेक्निक्स और रिफ्लेक्सेस हमारे पास किए हुए थे, तो हमें मुश्किल नहीं हुई इतनी। ज़बरदस्त। अदनान भाई, ये जो
हमारे यहाँ क्लब्स हैं, ये कितना इंटरकनेक्ट रहते हैं इस्लामाबाद में, और आप लोगों के अंडर यानी इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन के अंडर कितने इवेंट्स आप सालाना क्लब्स के ही आपस में करवा लेते हैं? देखिए इस्लाम में बात यह कि अब इस्लामाबाद में क्लब्स तो आपको पता काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि चूँकि हम अब चूँकि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, एक नेशनल फेडरेशन से अटैच है, तो हम कोशिश करते हैं बाकी भी जो क्लब्स हैं जो हमसे रजिस्टर्ड नहीं हैं, हम उनको भी कहते हैं कि आप रजिस्टर्ड होकर प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं ताकि आपको भी अपॉर्चुनिटी इक्वली मिले, ठीक है। और ज़री बात है फिर हम एज ए एसोसिएशन हमारी कोशिश होती है कि हमारे साथ जो रजिस्टर्ड क्लब हैं उनको हम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते थे। इसमें मैं और फिर हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं अदील साहब, हम मिल के हम इवेंट के लिए हम कोशिश करते रहते हैं कि इवेंट या स्पॉन्सर्स लेने, स्पॉन्सर नहीं मिलता तो हम म्यूचुअली इसको मिल के हम खुद इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी बताया ट्विन सिटी हमने, क्योंकि पिंडी आपको पता है पिंडी इस्लामाबाद साथ साथ ही हैं, तो अक्सर हम ट्विन सिटी भी करवाते हैं कि पिंडी के भी अच्छे क्लब्स ले लेते हैं, इस्लामाबाद के भी अच्छे क्लब्स ले लेते हैं। उसमें है कि बच्चों को एक अच्छा इवेंट मिल जाता है। फिर इसी तरह हम कभी कभी सर इस्लामाबाद के इवेंट करवा देते हैं। अभी इंशाल्लाह हम ये नेशनल गेम से वापस आएंगे तो हमने 2 इवेंट्स प्लान किए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद वैसे अभी हमने दिसंबर में करवाने थे, लेकिन चूंकि नेशनल गेम्स एक बहुत बड़ा इवेंट है, कराची हो रहे हैं, हाँ कराची होना है, फिर आना जाना और प्लेयर्स की तैयारी, तो इंशाल्लाह जैसे ही वापस आएंगे तो 2 इवेंट हम यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद के प्लेयर्स को हम देंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा अदील साहब, यही चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं, क्लब्स की रजिस्ट्रेशन पर किस तरह से काम किया जाता है और कितना मेक श्योर करते हैं कि जो क्लब्स रजिस्टर्ड हों वो वाकई एक्टिव भी हों, वहाँ पर लोग मौजूद हों, वो बोगस या घोस्ट क्लब्स ना हों? जैसे हॉकी में हमें बड़ी शिकायत उठ रही है, फुटबॉल में बड़ी शिकायत उठ रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आज सुनने वालों के लिए। मुझे पता है ये सवाल बड़ा अक्सर सख्त हो जाता है, लेकिन चूंकि ये आपकी खेल, आपकी रेपुटेशन इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं चाहूँगा इसके हवाले से हमें ज़रूर बताएं। जो प्रोसेस है वो तो यही है कि जब आप किसी भी क्लब की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास प्रॉपर क्लब होना चाहिए, जो उसका स्टैंडर्ड, आपके पास मैट हो, आपके पास स्ट्रेंथ हो, चाहे 2 4 6 बच्चे ही हों, लेकिन वो डेली क्लासेस हो रही हों, वो खेल रहे हों। मोस्टली ऐसा होता है कि हवाई क्लब होता है, बस एक दफा पिक्चर्स वगैरह बना के तो बंदे रजिस्टर करवा लेते हैं। अभी हमने स्टैंडर्ड चेंज कर दिया, हमने ये चेंज कर दिया कि आप प्रॉपर क्लब बनाएं और आप हमें एप्लीकेशन दें, हम अपने मर्जी से अपने टाइम पे जाके इंस्पेक्शन करेंगे। अगर वो क्लब फिजिकली वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे क्लासेस हो रही हैं, एक दफा हम मुतमिन नहीं हो रहे, 2-3 हम विजिट कर लेंगे। अगर प्रॉपर होगा तो रजिस्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये मेक श्योर करते हैं, विजिट भी करते हैं अदील भाई आप लोग? जी सर, बहुत ज़बरदस्त। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए क्योंकि देखिए आप अगर इंटरनेट के जरिए चीज़ें तो देख लेंगे, उनके रिकॉर्ड्स तो कोई भी बना के भेज देगा, फाइलें भी भर देते हैं, लेकिन जब तक फिजिकली एसोसिएशन विजिट ना करे तो मेरा ख्याल है वो बात सही भी नहीं होती और डर भी नहीं रहता होगा। जी जी बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, ये अदनान भाई, जब आप फिजिकली विजिट करते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती होंगी? आप या अदील भाई विजिट करते हैं तो आप लोग क्या देखते हैं? ठीक है, क्लब छोटा बड़ा होना कोई बात नहीं है, मुझे एक चीज़ पूछनी है, ये जो फीसेज होती हैं इसके मेयार को जांचते हैं कि बहुत ज़्यादा ना हो कि कोई अफोर्ड ही ना कर पाए तो खेल की तरफ आए ना? देखिए इसमें सबसे पहले जैसा हमने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया ना, ऐसा भी हमने यहाँ पे कमेटी बनाई है, मैं जिसमें मैं हूँ एज जनरल सेक्रेटरी, अदील साहब प्रेसिडेंट हैं, हमारे ट्रेजरर जो हैं परवेज़ इकबाल साहब हैं, हम 3 लोग हैं। कोई भी जो हमें एप्लीकेशन आती है हम सरप्राइज विजिट देते हैं, हम कहते हैं ठीक है आप हमें अपने टाइमिंग्स बता दें, लोकेशन बता दें, हम कभी भी आ जाए, हम कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम बता के जाएंगे तो देखिए एक दिन के लिए आप स्टूडेंट्स ला के आप एक प्रिटेंड कर सकते हैं कि क्लब चल रहा है, तो उस पर हम फिजिकली वेरीफाई करते हैं। फिजिकली वेरीफाई करने के बाद फिर हम वहाँ पे जाके ये ज़रूर देखते हैं कि क्या यहाँ पर रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, सब एक दिन के लिए आज सिर्फ हमें दिखाने के लिए तो नहीं। उसमें सारी बात बड़े और भी टेक्निक्स होती हैं कि वहाँ के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, उनकी फी रिसीट्स वगैरह वो दिखी जाती हैं, या वहाँ पे उन्होंने अरेंजमेंट क्या किया हुआ, इक्विपमेंट्स कितने हैं। तो एक दिन का क्लब होगा तो उस पर कोई इक्विपमेंट्स या चीज़ें नहीं होती, जिसलिए हम सरप्राइज विजिट देते हैं। फिर फ़ी का डेफिनेटली ये जरूर देखा जाता है, जो देखिए इंडोर क्लब है जो एक प्रॉपर एक उसका अच्छा खासा रेंट पे कर रहा है, जिसकी प्रॉपर वो फिर उसकी अल्टीमेटली फ़ी ज़्यादा होती है। या बाज़ ऐसे स्कूल्स भी होते हैं जो लाइक स्कूल्स में लोग करवा रहे होते हैं इवनिंग में, या किसी से कोई प्लॉट ले लिया तो चूंकि वही बात है, क्लब छोटा या बड़ा हो सकता है, उसका इशू नहीं होता। सिर्फ ये जरूर होता है कि वहाँ जो वो असली में वहाँ वो काम हो रहा है, जो कोच है प्रॉपर, यानी कि ऐसा हो कम से कम बच्चों को प्रॉपर वे में ट्रेनिंग करवा सके। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ अदील भाई जरा बताएं हमें, नॉर्मली क्या फीसेस चार्ज होती हैं खिलाड़ी से, ताकि उनके वालिदैन फिर स्कूल के बाद ही आते हैं तो उनके लिए भी ज़्यादा बोझ ना हो और आप लोगों का भी काम चले और अच्छे से काम हो, तो क्या नॉर्मल क्या फीस होती है पर स्टूडेंट? अकॉर्डिंग टू जो है ना एरिया होती है, ठीक है,
अभी इस्लामाबाद में जो फीसेस चल रही हैं वो 2000 से लेके 5000 तक चल रही है, बैरिया टाउन में भी यही है। लेकिन जब आप बैकवर्ड एरिया में जाते हैं, ठीक है, जिस तरह कलर से रवात है, यहाँ पे 1000-1500 फीस है। नॉर्मल फीस है, बंदा दे सकता है, इतनी ज्यादा कोई वो नहीं है, अफोर्डेबल है। ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये इतनी अफोर्डेबिलिटी तो होनी ही चाहिए ना खेल में, कि और फिर आपने उस बच्चे के लिए ट्रैक सूट और मुख्तलिफ चीज़ें भी अरेंज हो जाती हैं उसी में। दामी, फीस का क्या फ़ायदा होता है बच्चों को, क्या उन्हें क्या मिलता है इसके देखिए नतीजे में? इसमें देखिए जो फ़ी है ना, आपको पता फ़ी जो होती है वो बेसिकली मंथली ट्रेनिंग के हवाले से होती है। ठीक है। इसमें जो इक्विपमेंट्स हैं वो फ़ी में इंक्लूड नहीं होते, सही ठीक है। उसके लिए एक पैकेज अलहदा से होता है, उसमें तो obvious है ना, वो तो obviously हर किसी ने जो लेना उसमें है जो लेना है, अगर खाली यूनिफॉर्म लेना है तो उसके अल्टीमेटली चार्जेस हैं, या खुद से भी ले सकता है एकेडमी से। बाकी फिर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिससे इन द लॉन्ग रन चलना है, फिर जो सेफ्टी इक्विपमेंट लाइक ग्लव्स हो गए, शिन पैड हो गए, फुट पैड हो गए, गम शीट, वो हम फिर मैंडेटरी करवाते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स जो इस काबिल नहीं है, यानी कि परचेज़ नहीं कर सकते, फिर हमने एकेडमी में अपने जो आम स्टूडेंट इस्तेमाल के लिए चीज़ें इक्विपमेंट्स रखे होते हैं। तो जब भी हम प्रैक्टिस करवाते हैं तो वो इक्विपमेंट हम उनको देते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई, जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसके लिए अरेंजमेंट वो हमने रखे होते हैं, ताकि ये ना हो कि वो सिर्फ इस वजह से उसको इंजरी हो जाएगी कि उसके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थे। वो फिर हम मेक श्योर करते हैं। ये बहुत अच्छा। अच्छा, जब फाइट्स होती हैं अहमद, तो कितना ख्याल इस चीज़ का प्लेयर्स को बता दिया जाता है कि थोड़ा सा आपने नेशनल के लिए जाना है, अभी ट्रायल्स हैं, ट्रायल फाइट्स हो रही हैं, क्लब फाइट्स हो रही हैं, तो आप अपना बचाव कितना करते हैं? डिफेंस टेक्निक पे कितना काम किया आपने खुद, क्योंकि डिफेंस बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। जी अभी सर हमारा यही इसी पे काम करवाएं, काउंटर अटैक्स पे, डिफेंस पे, और हमें प्रॉपर मतलब मिक्स पिंगा के शिंगार और फुट पैक पिंगा के हमारी फाइट करवा के। अच्छा, आप अपने कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी किक्स का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, कुछ पंचेस का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, कुछ के दोनों बड़े सिंक होती हैं चीज़ें, क्योंकि कराटे में तो आपकी रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है इतनी। जी ऐसे। तो आपका क्या खासा है? मेरी स्ट्रेंथ जो है पंचेस में है। ओह, पंचेस में है ये ना, आगे जाके बॉक्सर ही बन जाए। जी। अच्छा अदनान भाई, स्ट्रेंथ की ज़रा बात करूँ तो कोचिंग के स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिर मैं ज़रा डाइट प्लान और इन चीज़ों पे बात करूँगा। मुझे बताएं, हम क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में, हर जगह की बात करूँगा, सिर्फ आप लोगों की नहीं, कोचिंग स्टैंडर्ड क्या है पाकिस्तान का? अगर हम देखें बाहर की दुनिया में, अब पाकिस्तान के बच्चे बाहर से अवार्ड्स भी लेकर आ रहे हैं, कोई जूडो में ला रहा है, कोई कराटे में ला रहा है, कोई मार्शल आर्ट्स में ला रहा है। फॉर्म तो ये सारी तकरीबन एक जैसी ही है, मार्शल आर्ट्स की फॉर्म है डिफरेंट, लेकिन कराटे स्पेशली क्या कोचिंग स्टैंडर्ड्स है? सर जी, इसमें देखिए, जहाँ तक चूँकि मैं कराटे की बात करूँगा तो हमारा ये, मैं लास्ट टाइम भी कहा था कि जो पाकिस्तान कराटे फेडरेशन है और उसके जो चेयरमैन हमारे जंगीर साहब हैं, वो एक बड़ा इसके ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि ये कोचिंग का एक मेरिट और लेवल बढ़े, और साथ साथ रेफरिंग एंड जजिंग का, दो मेन पॉइंट, ठीक है। खाली आप कोचिंग भी अच्छी करवा लें और आगे रेफरिंग जज अच्छे ना मिलें, तब भी प्लेयर के साथ ज्यादती होती है, ठीक है। तो दो एंगल्स के ऊपर हमारी नेशनल फेडरेशन काम कर रही है। कोचिंग का लेवल डे बाय डे बढ़ रहा है, मतलब अगर मैं भी देखूं कोचिंग का भी, रेफरिंग जजिंग का भी, लेकिन डेफिनेटली देखें हम जो भी काम कर रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अभी आप देख लें, हम क्रिकेट की बात करते हैं तो हमें वहाँ पे इंटरनेशनल कोचेस भी आते हैं। हालांकि हमारे यहाँ क्या इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं, ठीक है, क्रिकेट का बहुत बड़ा बड़ा नाम है, लेकिन इसके अलावा बाहर से हम कोचेस बुलवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं। तो मैं भी कहता हूँ कि डेफिनेटली हर चीज़ का एक लेवल है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके और अपने आप को कंपेयर करेंगे तो अल्टीमेटली हम पीछे हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेयर्स जाते हैं और वहाँ से मेडल्स लेके आते हैं इसी लेवल के ऊपर। अगर थोड़ा सा ये कि हमारी पाकिस्तान जो ये स्पोर्ट्स बोर्ड है, ये थोड़ा सा फोकस करे, हमें थोड़ा सा कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर फर्दर दे, जो हमारी जो नेशनल फेडरेशन है इनके पास फंड्स ज़्यादा हों, तो अल्टीमेटली लेवल हमारा और बड़ा हो सकता है। बेहतर बात है ये। अच्छा आदिल साहब, कोचिंग, रेफरी और जज, ये मयार की बेहतरी तो अपनी जगह, लेकिन अभी फिलवक्त हमारे पास इसका सेटल्ड प्रोसीजर या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कितने लेवल के कोर्स किए हों या कहाँ से कोर्स किया हो तो वो कोच हो सकता है, कैसे कोर्सेज किए हों तो वो जज या रेफरी हो सकता है? देखिए बेसिकली तो ये है कि जब आपने कोचिंग कोर्स करना है तो उसके पहले आप अपने क्लब्स में आप अपने बच्चों की कोचिंग कर रहे हैं, आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, बुक्स होती हैं, आप वो पढ़ें कि कोचिंग के रूल रेगुलेशन क्या है, ठीक है। फिर जब नेशनल कोचिंग कोर्स होता है तो सारे जाते हैं कोचिंग कोर्स के लिए, जो वहाँ पे एग्जाम होता है बकायदा WKF वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की जो बुक्स थे उसके अकॉर्डिंग। रेफरी जजिंग का भी यही है और कोचिंग का भी यही है, ठीक है। जो बंदा वहाँ पे एग्जाम पास करेगा उसी को
उसका मिलता है सर्टिफिकेट, उसके बाद वो प्रोफेशनल कोचिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। बहुत अच्छे, चलें ये भी अच्छी चीज़ क्लियर हो गई। अदनान साहब, लेवल क्या है हमारे यहाँ कोर्सेज के, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के कोर्सेज पाकिस्तान में क्या अवेलेबल है? सर ये हमारे यहाँ क्योंकि आपने खुद भी कर रखे हैं। हाँ डेफिनेटली हमारे यहाँ देखिए सबसे पहले हम प्रोविजनल लेवल पे कोचिंग कोर्स करवाते हैं, ठीक है। इसमें हम ज़री बात है जो हमारे क्लब के पहले उसमें हम देखते हैं जो प्रॉपर पहले कोच है, कम से कम लाइक वो ब्लैक बेल्ट है और वो कोचिंग करवा रहा है ऑलरेडी, किसी के लिए नहीं कि कुछ जैसे बिगिनर स्टूडेंट है तो वो कोचिंग के लिए नहीं आ सकता, उसका भी मिनिमम लेवल है। फिर पहले प्रोविजन लेवल पे हम लोग करवाते हैं कोचिंग कोर्स, अगर वो उसका प्रॉपर रिटन एंड फिजिकल दोनों टेस्ट होते हैं, हम वो चेक करते हैं, अगर वो पास करता है फिर हम उसको, फिर हमारी नेशनल फेडरेशन जो है वो नेशनल लेवल का अरेंज करती है कोचिंग कोर्स, वहाँ पे पहले ब्रीफिंग दी जाती है, पहले थोड़ा सा बताया जाता है, फिर रिटन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन होती है। अगर आप पास करते हैं फिर लाइसेंस इशू होता है 1 ईयर के लिए, वो फिर प्लेयर तब तक जो कोच है वो एलिजिबल है कि वो एज ए कोच किसी भी टीम के साथ आ सकता है और वहाँ पे गाइड, फिर अल्टीमेटली दोबारा रिन्यूअल होती है, इसी तरीके से वो लेवल बढ़ता जाता है और उसमें बस प्रोविजनल फिर नेशनल लेवल आता है। फिर उसके बाद एशियन लेवल पे हम जाते हैं, एशियन कराटे फेडरेशन, फिर वर्ल्ड कराटे फेडरेशन, फिर लेवल तब जाके फिर एशियन पे भी इसी तरह सेम रिटन एंड प्रैक्टिकल होता है, फिर वर्ल्ड लेवल। बात अच्छा, मैं ज़रा एक ब्रेक लूँगा, वापस आऊँगा। हम ज़रा गेम उसके सारे पर आए, किस तरह काम किया जाता है, टेक्निक्स कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं और बैन अल-अक़वामी टेक्निक के साथ कितने हम आहंग हैं हमारे बच्चे, और यहाँ पर डाइट का कितना ख्याल रखा जाता है, इंजरी से बचाने के लिए क्या क्या किया जाता है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात आप खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा अहमद, अभी हमने कोचिंग टेक्निक्स की बात की, तो ज़ाहिर है आज के बच्चे, अब यूट्यूब हो गया और बाकी मुख्तलिफ मीन्स हैं सोशल मीडिया के, वहाँ से कोचिंग भी देख रहे होते हैं, चीज़ें भी देख रहे होते हैं। सेटिस्फाई हैं अपने कोचेस से और अच्छे स्टैंडर्ड की कोचिंग हो रही है, आप लोग सेटिस्फाई हैं? जी सर, माशाल्लाह हमारे सारे असल हमारे पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग है। साथ बैठे डरना नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इंटरनेशनल लेवल की सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहे हैं हमें और हमारे पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ये बताएं, आपने खुद देखा है कि बैन अल-अक़वामी सतह पर किस तरह से कराटे खेले जा रहे हैं, या बड़े कॉम्पिटिशन जो इंटरनेशनल होते हैं, एशियन लेवल हो गए, इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन है, उसमें क्या कुछ तब्दीली आपको लगती है टेक्निक की, या आप लोग वैसी ही खेल रहे हैं? हमका करीबन वैसे ही खेल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही वैसे ही गेम खेल रहे हैं, मतलब कोई खास मुश्किल नहीं लग रही? नहीं, ऐसे नहीं। अदनान भाई, इंटरनेशनल अगर हम जाते हैं हमारे बच्चे, जरा हमें बताएं इंजरी से बचाने का, डिफेंस टेक्निक का और आपका स्टेमिना बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, राइट टाइमली किक का इस्तेमाल, क्योंकि जज्बाती होकर बच्चे किक की जगह पंच और पंच की जगह किक, ये हमने खुद देखा है, मैंने खुद इसको विटनेस किया। तो ये राइट टाइमली कंपोजर कैसे बताते हैं? हाँ भाई, बड़े सुकून से दूसरे को जज करना है, दूसरे का फुटवर्क देखना है, उसकी गेम देखनी है। देखिए इसमें एज ए कोच काफ़ी चूँकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे लाइक अब अहमद मेरे साथ बैठा, अहमद के अंदर एक था कि एक एग्रेशन बहुत ज़्यादा ना, ये इमोशनल जल्दी हो जाता था फाइट में, बिल्कुल फिर कोशिश करता था कि रश अंदर एंट्री ले, तो इसके ऊपर मैंने बड़ी इसके ऊपर मेहनत की है। और ना सिर्फ ये, जितने भी इस किस्म के स्टूडेंट्स हैं, इसमें देखिए सेफ्टी के लिए और प्रॉपर इसके लिए हम एक चीज़ कोशिश करते हैं कि प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रखना। बाज़ फाइटर अगर अपने डिस्टेंस मेंटेन नहीं रख पाते, बहुत क्लोज भी हो जाएंगे, तब भी इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो दूसरे को भी इंजर्ड कर सकते हैं, खुद भी सकते हैं। मेरी जो कोशिश होती है, या बाकी कोई भी कोच है, कराटे में हम स्पेशली प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर ट्रेनिंग करवाते हैं कि आपने किस डिस्टेंस पर रहते हुए फाइट करनी है, किक और पंच को आपने यूज़ करना है। फिर सेफ्टी इक्विपमेंट, ज़ाहिर बात है मैंने बताया कि हम सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रॉपर यूज़ करवाते हैं। इसके अलावा काउंटर ट्रेनिंग के ऊपर कि आपने ये इवन कराटे में रूल भी है, अगर एक फाउल अगर आप अपनी ही गलती की वजह से इंजरी ले लेते हैं तो उसमें भी आपको मुबोबी मिलती है, जिसको मुबोबी कहते हैं, वो एक फाउल है। ठीक है। तो ये भी हमने प्लेयर को बताना होता है कि आपने ऐसी कोई खुद से हरकत नहीं करनी जिससे आप अपने आप को इंजर्ड कर रहे हैं। तो वो ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कोशिश पे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। अच्छा, चूंकि वक्त कम है, मुझे डाइट का बताएं, कितना काम करते हैं इनकी डाइट पे, ताकि बच्चों का सही वेट रहे और ऐसी डाइट जिससे फुर्ती भी ख़त्म ना हो? देखिए डाइट नो डाउट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हर स्पोर्ट्स की अपने हिसाब से डाइट होती है। जिम की तरफ वेट लिफ्टिंग के तरफ जाएँ तो अपनी डाइट है। यहाँ पे बच्चों को सबसे पहले हम ज़रूर बताते हैं कि लाइक प्री वर्कआउट आपने आना है तो आपको कम से कम कुछ ऐसी कार्ब्स इंस्टेंट चीज़ें लेके जो आपको कम से कम 1 से 2 घंटे आपने ट्रेनिंग करनी है, तो आपकी एनर्जी जो सस्टेन रहे। लड़के लड़कियों दोनों के लिए? जी, दोनों के लिए होती है यहाँ पे, ठीक है। फिर अल्टीमेटली हमने चूंकि इनकी वेट कैटेगरीज होती हैं, हमने ये भी ध्यान रखना होता है, ये नहीं कि ये जिस वेट में अपना ओवर वेट होके आ जाए तब भी प्रॉब्लम होती है, फिर ओवर वेट होगा और बड़े मसाइल पैदा होते हैं, और पहले कम वेट हो, पहले कम वेट होता भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमने इनका वेट मॉनिटरिंग भी साथ साथ चलती है, इनको गाइड के ऊपर बताते हैं कि जो डाइट है कैसी लेनी चाहिए, अच्छी प्रोटीन डाइट लेनी है, हेल्दी फैट्स लेनी है,
कार्ब्स लेने हैं, कितने लेने हैं, तो सारे वेरी वेल सर, यानी पूरी साइंस है जो कोच को आपकी तरह पता होनी चाहिए। अच्छा, अब जरा इंपॉर्टेंट मरहला है जी, आप दो हजरात के साथ बड़ी सही डिस्कशन में वक्त की कमी, लेकिन ये बात बड़ी जरूरी है। अदील भाई ये बताएं हमें, ये स्पॉन्सरशिप के मसाइल कितने हैं, गवर्नमेंट से कितनी सपोर्ट मिल पाती है या नहीं मिलती है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का क्या किरदार होता है, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन स्पॉन्सरशिप्स की हद तक कितना काम करती है, आप लोग खुद स्पॉन्सरशिप के लिए कितने परेशान होते हैं, और ये स्पॉन्सरशिप ना होने की वजह से कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे बैन अवी इवेंट से महरूम रह जाते हैं? आपको पता है पाकिस्तान में खिलाड़ियों को सबसे बड़ा मसला ही स्पॉन्सर का है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे अच्छे आगे इवेंट्स में जा सकते हैं, सिर्फ उनको स्पॉन्सर की वजह से वो रह जाते हैं। हम एज ए इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन हम अपने तौर पे भी, जिस तरह अदनान साहब ने आगे बताया, कि हम स्पॉन्सर ढूंढते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, बिजनेसमैन से, कि हमें स्पॉन्सर मिल जाए, हम इवेंट्स कराते रहें। अगर कभी नहीं भी मिलते तो हम म्यूचुअली, मैं और अदनान साहब मिल के तो हम इवेंट करा देते हैं अपने पास से, ठीक है। अब बात की जाए इंटरनेशनल इवेंट की, नेशनल इवेंट में तो चलें कुछ हद तक हमें पाकिस्तान कराटे फेडरेशन भी हमें सपोर्ट करती है, हमें अकोमोडेट कर देते हैं उसके TADA और बाकी चीजों में। इंटरनेशनल इवेंट में मोस्टली जो बच्चा पार्टिसिपेट करता है वो अपने खर्चे पे जाता है। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के पास इतने फंड नहीं होते या कराटे को देते नहीं है, तो उसलिए प्रॉब्लम होती है, वो बंदे ने खुद ही अरेंज करना होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अदनान भाई, थोड़ा सा डिटेल इस पे हमें बताएं। बात हुई कभी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से या मिनिस्ट्री से? IPC मिनिस्ट्री है, फंड तो ढेरों ढेर हैं, बल्कि उठा के वापस कर दिए जाते हैं। ओलंपिक एसोसिएशन के पास अलग फंड्स होते हैं, वो उठा के इनको दे देती है, ये उठा के करोड़ों रुपया वापस मिनिस्ट्री को दे देते हैं, ये नहीं कि लगाते हैं किसी पे। लेकिन इसमें ना मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, असल में हमारी जो स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ है ना, इसके ऊपर है कि देखिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक इदारा है, उसके नीचे इतनी गेम्स आ रही हैं, ठीक है, अराउंड 40 के करीब। अब कराटे भी चूँकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड बजट एलोकेट करता है, इस फेडरेशन को इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, तो उसी वजह से फिर बाज़ दफ़ा कुछ फेडरेशन को अप्रोप्रिएट जो बजट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, किसी को बहुत ज़्यादा भी मिल जाता है। तो चूँकि हमारी जो पाकिस्तान कराटे फेडरेशन है वो सारी पता है, उसको एक लिमिटेड बजट मिलता है, इतना बजट नहीं होता कि वो इजीली प्लेयर्स को इंटरनेशनल इवेंट्स पे ले जा सके। आपको पता है एक प्लेयर को बाहर ले जाने पे कितना खर्चा आता है, मिनिमम भी आप कहें तो 5-6 लाख रुपये तो कहीं पे नहीं, ठीक है। अब अगर आप एक टीम लेके जा रहे हैं और आपको पता लगे आपने 6-7 लोगों की टीम लेके जानी है, तो मुझे बताएं कि वो 40-50 लाख रुपए का एक एक्सपेंस आ रहा है, बहुत मुश्किल, ठीक है। तो एक फेडरेशन को अगर साल का लिमिटेड बजट मिल रहा है तो वो उस बजट में उसने एक नेशनल इवेंट भी करवाना है, उस बजट में उसने अच्छा, इसमें किसके आप समझते हैं मीडिया का भी कसूर है? अवेयरनेस थोड़ी कम गई है दूसरी स्पोर्ट्स को लेकर, थोड़ा सा इस पे काम कम हुआ है, और थोड़ा कुछ फेडरेशन और एसोसिएशन भी बैकफुट पे रही हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और मिनिस्ट्री की भी कुछ खामी है। देखिए इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। मीडिया का पहले शुरू में बहुत ज़्यादा मैं उनको लाजम ब्लेम करता था, क्योंकि मुझे खुद मोर देन 30 ईयर्स हो चुके हैं। अब जाके मीडिया मुझे अब अच्छा काम करता नज़र आ रहा है कि अब क्रिकेट से बाहर निकला है, अब वो बाकी स्पोर्ट्स को कवर कर रहा है, बाकी इश्यूज को कवर कर रहा है। निकाल दिया तो प्रोग्राम किए मैंने। बिल्कुल, मैं मतलब पहले ना एक दफ़ा मेरे कुछ मैं इंटरव्यूज में गया तो वो बल्कि अक्सर मैं उनको ये कहता था कि कराटे नज़र नहीं आता हमें मीडिया पे किसी बात है, लेकिन माशाल्लाह आपको मैं इसमें मैं लाजमन अप्रिशिएट करता हूँ। चलें, बहुत आपका शुक्रिया। अच्छा, वक्त बड़ा हमारे पास आज कम था, फिर इंशाल्लाह इस पर एक और डिटेल डिस्कशन, चूँकि ये ज़रूरी मसाइल थे जिस पर आज हमने डिस्कस किया। अहमद, थैंक यू सो मच। अहमद अब्दुल्ला ने हमें ज्वाइन किया, अदनान असलम साहब ने ज्वाइन किया, आदिल अहमद साहब ने जो प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन, जनरल सेक्रेटरी अदनान भाई हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, कल फिर होगी आपसे मुलाकात और कल ज़रा बात करेंगे क्रिकेट को लेकर। कल होना है पाकिस्तान और श्रीलंका का पहला वनडे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, तो कल ज़रा क्रिकेट पर भी बात होगी। जब तक अपना ख्याल